स्टार माला में स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी एक रक्षाबंधन ऐसा भी। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा मुंबई वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी लोगों ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी, जिसमें 5 राखियाँ कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 का एक नोट था। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी हुई राखियाँ और तोहफे देख लें। पापा रोज़ की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप का बैग रखकर सोफ़े पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियाँ आ गई हैं, मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी। पापा बोले, जया का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद उनके देवर ने सारा व्यापार हड़प कर बुआ और फूफा जी को घर से बेदखल कर दिया था। तभी से फूफा जी का मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ जी घर चलाती थीं। इकलौते बेटे शाम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थीं। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। वे बोले, गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास बिहार उसे बगैर बताए उसके घर जाएंगे। जया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। वे बोली, आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थीं। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंग हाली और रोज़ की चिंता फिक्र ने उसे सबसे ज़्यादा उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमज़ोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थीं। बुआ की शादी का फ़ोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थीं। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभालें या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करें। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान ही नहीं आया था। वो तो जैसे ज़माने पहले ही भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ़ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक़ रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी मन्नू, तुम सब अचानक आज, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी अंदर आओ ना, अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। पापा बोले, जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थीं। उधर बुआ कमरे में फटी पुरानी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थीं। बुआ जी का बेटा शाम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थीं, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए भी। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल चुका था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जय बुआ का रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली थीं, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित से पापा की इस बात पर। पापा बोले, 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी पहुंचने वाली हैं बस। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआओं और उनका पूरा परिवार सामने था। जया बुआ का घर अब मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। तो बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थीं और सब ने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार आया था सबके लिए। बहुत समय बाद इतनी खुशी उस घर में सबको एक साथ सजोए हुए थी। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पें करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ तो पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें वर्षों से इंतज़ार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहा भी नहीं था। आज तक सबसे मिलने की ही आशा लिए जिंदा थी वे शायद। अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ हैं वे असमर्थ रिश्तेदारों और मित्रों की समय पर सहायता अवश्य करें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ये कहानी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।